चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आपका स्वागत है मिस्टेक्स रोस्ट पार्ट 2 में। भाई साहब पहले मैंने वीडियो बनाई, लोगों को तो ज्यादा ही अच्छी लग गई। तो आज मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिन पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए या जो मुझे बहुत खराब लगती हैं। सबसे पहली चीज मैं बात करना चाहता हूं कि यूएसबी पेन ड्राइव है ना, ड्राइव को ऐसे ही खटाक नहीं खींच लेना चाहिए, खींच लेना चाहिए। इससे आपकी पेन ड्राइव करप्ट हो सकती है। इसमें कितनी सच्चाई है मैं आपको बता दूं। यार पुराने वक्त में क्या होता था, लोग ऐसी सी चीजों पर विश्वास करते थे जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस जमाने में लोगों को इतनी नॉलेज आम पब्लिक को नहीं हुआ करती थी। कंप्यूटर्स नए नए आए थे, लेकिन अब कंप्यूटर कोई नई चीज नहीं रह गई है। हर घर में कंप्यूटर है, कुछ लोग अभी हैं जिनके घर में नहीं है, पर आ जाएगा, ठीक है। तो पेन ड्राइव करप्ट कब होती है, या कोई भी स्टोरेज मीडिया, हार्ड डिस्क हो गई, आपका मेमोरी कार्ड हो गया, वो तब करप्ट होता है जब आपके कंप्यूटर और उस ड्राइव में डेटा का आदान प्रदान हो रहा हो। इसका मतलब है कि या तो आप अपने कंप्यूटर से उस पेन ड्राइव में कुछ डाल रहे हो या उस पेन ड्राइव से कोई चीज कॉपी कर रहे हो। डेटा जब आया जा रहा होता है, उसके बीच में अगर आप उस पेन ड्राइव को खींच देंगे या मेमोरी कार्ड को निकाल देंगे या हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट कर देंगे, तब वो करप्ट हो सकता है। जी हां, तब चांसेस होते हैं कि करप्ट हो सकता है। वैसे स्टेट में, आइडल स्टेट में अगर आपका वो पेन ड्राइव लगा हुआ है और कोई भी डेटा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट खींच लेंगे तो कुछ भी नहीं होता। मैं पक्का वादा कर रहा हूं, कुछ नहीं होता, कि मैं ऐसे ही खींचता हूं और मेरी पेन ड्राइव काफी वक्त से चल रही है, उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है कि थ्योरी में ये चीज गलत हो कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, पर प्रैक्टिकली मैंने करके देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें कुछ और एक्सेप्शंस भी है। ऐसा होता है कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ना चाहने पर भी डेटा का आदान प्रदान करते हैं। आपको पता होगा विंडोज 7 में रेडी बूस्ट करके एक चीज आई थी, जिससे आप अपने पेज फाइल या टेम्परेरी फाइल्स को एक पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपके सिस्टम की स्पीड इंक्रीज होती है। सो दैट मीन्स आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली जो टेम्परेरी फाइल्स है उसे पेन ड्राइव में सेव कर रहा है, और आप कोई भी डेटा पेन ड्राइव में पेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स आप नहीं कर रहे हैं, बट ऑटोमेटिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डेटा का आदान प्रदान आपकी पेन ड्राइव के साथ कर रहा है। ऐसे केस में अगर आप उसे डायरेक्टली खींच लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो पेन ड्राइव है वो करप्ट हो जाएगी, या मेमोरी कार्ड अगर आप उसे यूज कर रहे हैं तो, या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी स्टोरेज मीडिया अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है कि भाई डायरेक्ट खींच लोगे तो खराब हो जाएगा। हाँ, एक बात और है कि जितने ज्यादा बार आप पेन ड्राइव को लगाएंगे और निकालेंगे, उससे उसकी लाइफ उतनी कम होती चली जाती है। इसकी वजह उसके अंदर का हार्डवेयर है, क्योंकि पेन ड्राइव कई बार पता है कैसे खराब होती है, उसका जो लगाने वाला जो आगे लोहे का होता है ना, उसकी सोल्डरिंग लूज हो जाती है। चिप काम कर रही होती है लेकिन उसकी वो सोल्डरिंग लूज हो जाती है, जिसकी वजह से पेन ड्राइव काम नहीं करती, टूट जाती है, फिजिकल डैमेज हो जाता है, वो ऐसे तड़क जाती है अंदर की, अगर मजबूत नहीं बनी हुई है तो मैंने आपको बता दिया भाई, डायरेक्ट खींचने में कोई भी बुराई नहीं है, बट मेक श्योर उसमें कोई डेटा का आदान प्रदान नहीं हो रहा हो। अब ये OS टू OS डिपेंड करता है। अगली चीज है भाई, सब बोलते हैं भाई मेरे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, तो दुनिया की कोई भी पेन ड्राइव में अपने कंप्यूटर में लगा सकता हूं, दुनिया की कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकता हूं और किसी भी वेबसाइट को, कैसी भी वेबसाइट को विजिट कर सकता हूं, मेरे कंप्यूटर में वायरस नहीं आ सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई फ्री एंटीवायरस या कोई इन जनरल एंटीवायरस, चाहे पेड ही क्यों ना हो, आपको सब तरीके के वायरस से बचाता है? क्या वो भगवान है? जी नहीं, वो एक सॉफ्टवेयर है जो इंसानों द्वारा बनाया गया है। एंटीवायरस तभी काम करता है जब किसी पर्टिकुलर वायरस की डेफिनेशन उसमें हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप 2008 में कोई एंटीवायरस आपने डाला है, वो अब भी चला रहे हो, तो वो आज के 2021 के वायरस से आपको बचाएगा। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वायरसेस आपको पता होगा दिन में कितने बनते हैं, बहुत, और ज्यादातर जो वायरस बनते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड जो संस्थाएं या ऐसे कुछ गवर्नमेंट ये सब बनवाती हैं, या लोग बनाते हैं, या बन जाते हैं, जो भी हो जाता है, मैल फंक्शन करते हैं, मैलवेयर्स होते हैं, तरह तरह के लफड़े हैं, ठीक है। तो ये वायरस हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल नए बनते हैं, तो वायरस की डेफिनेशंस भी नहीं बनती है। वायरस की डेफिनेशन कई बार वायरस से पीछे रह जाती है। दैट मीन्स कि आज अगर कोई नया वायरस आया है और उसकी डेफिनेशन एंटीवायरस को पता ही नहीं है, या किसी भी एंटीवायरस कंपनी को पता ही नहीं है, तो वो वायरस को आपका एंटीवायरस टैकल ही नहीं कर पाएगा, रोक ही नहीं पाएगा, हटा ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस में आपका सिस्टम वल्नरेबल है। सो ये मिथ है कि एंटीवायरस आपको सभी वायरसेस से बचाता है। एंटीवायरस सिर्फ उन्हीं वायरसेस से बचाता है जिसकी डेफिनेशन उसके पास है, जिसको पता है कि हां ऐसा भी वायरस एग्जिस्ट करता है। इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप अपने एंटीवायरस को अपडेटेड रखिए। अरे बहुत सारे लोग हैं जो 2008 से, मतलब 2 साल से एंटीवायरस अपडेट नहीं किया,
और ऐंठ में बोलते हैं सागर भाई हमारे हाउस में वायरस नहीं आ सकता, मैंने एंटीवायरस डाल के रखा है, मेरे पापा ने 2.5 साल पहले एंटीवायरस खरीद के दिया था। मैंने बोला ओह 2.5 साल पहले एंटीवायरस खरीद के दिया था, क्या होता है भाई? मतलब 2.5 साल में दुनिया बदली नहीं है तुम्हारे लिए? 2.5 साल में तुम्हारे बाल नहीं बढ़े, 2.5 साल में तुम्हारी उम्र नहीं बढ़ी, और 2.5 साल में तो तुम पास भी नहीं हुए होगे। अरे हुए हो ना, तो फिर एंटीवायरस को 2.5 साल पुराना क्यों रखा हुआ है तुमने? उसको भी अपडेट करो भाई, उसको भी नई चीज चाहिए ना। नई होवे चीज दा अपना मजा, पुरानी गड्डियां नु कौन पूछता भाई। ठीक है, तो ध्यान रखो भाई। हाँ अच्छा, अब ये लोग अलग ही जेम्स बॉन्ड गिरी चल रही है इनकी। लोग बोलते हैं भाई हमने अगर रिसाइकल बिन से कोई फाइल डिलीट कर दी तो वो तो चली गई, वो नहीं है इस दुनिया में, वो तो है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी फाइल को रिसाइकल बिन से हटा रहे हो तो वो वही है। तो रिसाइकल बिन क्या आसमान में थोड़ी सेव कर रही है फाइल को? कोई भी फाइल को सेव करने के लिए हार्ड डिस्क ही तो इस्तेमाल होती है ना। और इस सिद्धांत को तो हम जानते हैं कि हार्ड डिस्क में अगर हम कोई चीज डिलीट कर रहे हैं तो वो वहां जब तक है जब तक हम कोई दूसरा डेटा उस सेक्शन पे कवर नहीं कर देते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई 1 GB की फाइल है, 1 GB की फाइल, उसको मैंने डिलीट कर दिया अब अपने ड्राइव से भी और रिसाइकल बिन से भी, ठीक है, तो मेरे हार्ड डिस्क में वो तब तक रहेगी जब तक उस 1 GB वाले स्पेस में कोई दूसरी फाइल आके कवर नहीं कर देती। सो ये चीज है भाई, रिसाइकल बिन से हटाने से फाइल नहीं हट जाती। कोई 13 साल का बच्चा भी जिसको रिकवरिंग सॉफ्टवेयर, डेटा रिकवर सॉफ्टवेयर दे दिया जाए, वो भी रिकवर कर लेगा आपकी फाइल को। हाँ, वो बात अलग है कि वो प्ले होगी या नहीं होगी, पोर्शंस में मिलेगी या क्या मिलेगी, बट वो फाइल रिकवर होने की ज्यादातर चांसेस हैं। आजकल बहुत अच्छे रिकवरिंग सॉफ्टवेयर आते हैं डेटा रिकवर करने के। तो ये बहुत गलत अवधारणा है, आपकी जेम्स बॉन्ड गिरी नहीं चलेगी अगर आपने रिसाइकल बिन में कहां से आता है? रिसाइकल बिन में वो फाइल नहीं जा रही है, एक्चुअली उस फाइल की एंट्री आपके ड्राइव से निकलकर रिसाइकल बिन में चली जाती है। फाइल तो स्टिल एग्जिस्ट करती ही है, बस उसकी एंट्री, उसका शॉर्टकट, उस तक जाने का रास्ता हटता है, फाइल नहीं। सिर्फ शॉर्टकट को हटा रहे हैं आप, वो फिजिकली वो जो आपकी ड्राइव है स्टिल वो डेटा एग्जिस्ट करता है। तो भाई ये अब ना होता तो 1 डिग्री नहीं चलेगी, आपकी फाइल अभी भी है। तो इस मिथ को आप बिल्कुल विश्वास ना करें कि रिसाइकल बिन से हटाने के बाद भी आपकी फाइल चल गई, वो अब भी है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और बहुत सारे जो डेटा एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसको रिकवर कर लेते हैं बहुत इजीली। अगली चीज का जो गुस्सा आता है भाई, तो खून ना उठता, मैं दिमाग मेरा खराब हो गया। मैं दुकान पे गया ऐसे ही, मुझे फोन खरीदना था, तो मैंने दुकानदार को बोला कि मुझे तो ये फोन चाहिए। बोला भाई साहब ये तो ऑनलाइन आता है, ऑफलाइन तो ये तो मिलता ही नहीं है। मैंने बोला अच्छा ऑनलाइन। तो मैंने बोला यार ऑनलाइन तो बहुत दिक्कत है ना, वो फ्लैश सेल आती हैं, हम अपना बटन दबाते हैं जब तक तो वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, तो कैसे करें? तो हाँ भाई साहब वो परेशानी तो है, मैं तो समझ रहा हूँ आपकी परेशानी। अच्छा सुनो, एक काम करो, आप अंदर गोदाम में आओ। मैंने बोला क्यों भाई, मैं गोदाम में क्यों आऊँ? बोला भाई साहब आओ तो सही। मैंने बोला अच्छा। मैं अंदर गया गोदाम में, मैंने देखा जो फोन ऑनलाइन फ्लैश सेल में मिलते हैं वो तो उसके पास है। काफी पुरानी बात है। मैंने बोला अरे, मैंने बोला ये क्या है, सिर्फ डब्बे ही होंगे, फोन थोड़ी होंगे। नहीं भाई साहब फोन है। मैं बोला क्या, आपका कोई टाई अप है क्या इनके पास, फ्लैश सेल वाले आपको भेजते हैं क्या? बोले नहीं हमारे लड़के रहते हैं और वो जैसे ही फ्लैश सेल आती है ना वो तैयार रहते हैं। वेले लड़के होते होंगे उनके, अब मुझे नहीं पता। वो तुरंत खरीद लेते हैं, मंगा लेते हैं बिल के साथ, फिर उन फोनों की वो काला बाजारी करते हैं भाई, मतलब वो 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा में बेचते हैं। मैंने बोला भाई यही तो लोग हैं और पकड़ो इन्हें कोई यार, ये क्या कर रखा है इन्होंने, पूरा घंटाला मचा रखा है। मतलब इन लोगों की वजह से आम जनता को फोन नहीं मिल पाता। यहां हमको एक फोन नहीं मिला, 4 खरीद के बैठे, बिल के साथ बेच रहे, 1000 2,000 रुपए महंगा बेच रहे। इससे ब्रांड का नाम तो खराब होता ही है, हमें यार फोन नहीं मिलते। ये किस तरह की चीजें हैं यार, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। तो फिर मेरा गुस्सा आ गया। मैंने बोला अच्छा, वो जो मेरी आप परेशानी समझ रहे थे ना पहले कि भाई साहब आपकी परेशानी मैं समझता हूं, उस परेशानी की जड़ बेटा आप ही हो। मतलब मैंने इतना रूडली नहीं बोला था, बट थोड़ा बोला था कि भाई आपकी वजह से। अरे सर चलता है आजकल तो सब चलता है, फोन है बेच रहे हैं, लोगों को डिमांड होती है तो हम तक कभी कभी मंगवाते हैं। मैंने बोला ओ बेटा इतने पीस रखे हुए हैं और तुम कभी कभी मंगवाते हो, लेकिन धड़ल्ले से चीजें चल रही हैं, बिकती हैं तो बिकने दो। पर मैंने बता दिया आपको भाई, गुस्सा आ गया मेरे को देख के, बहुत खराब चीज है, इसको नहीं करना चाहिए। और ये कंपनियों से भी मेरे को गुस्सा, अबे यार जब तुम पूरे फोन बना ही नहीं सकते तो 4 फोनों की फ्लैश सेल करते क्यों हो?
मैंने आपको बताया बिजनेस स्ट्रैटेजी है इनकी, कम चीज है, जल्दी ले लो, अर्जेंसी क्रिएट करो ताकि लोग बिना देखे बिना स्पेक्स लिए भीड़ में खरीदते चले जाएं। मतलब ही नहीं हो रहा है कुछ भाई। तो मैंने आपको बता दी मिस्टेक रोस्ट, कुछ खराब चीजें बता दी। दिमाग मेरा बहुत ही खराब हो रहा है यार, लस्सी पीनी पड़ेगी अब तो। अगर एक और एपिसोड चाहिए तो बता देना, और एपिसोड तभी मिलेंगे जब व्यूज आएंगे। 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो इस वीडियो, मुझे नहीं पता यार, व्यूज चाहिए मुझे, तभी तो बनाऊंगा मैं, मजा तभी तो आएगा मुझे। शेयर करो लोगों को, अपनी फैमिली ग्रुप में शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, व्यूज चाहिए, लाइक्स चाहिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। अब बताओ अगर अगला एपिसोड चाहिए तो मैं करता हूं, कुछ करते हैं प्रबंध, कुछ आप करते हैं, देखिए। तो अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखनी है, साइबर सिक्योरिटी में आगे जाना है, हैकर बनना है ना, आसान भाषा में 299 रुपीज में पिज्जा ऑर्डर कर लेते हो उतने रुपए का, एक बार पिज्जा मत ही खाना। तो साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग के बारे में मैं आपको सिखा सकता हूं सिर्फ 299 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन चेक करो, आसान कोर्सेज हैं, हिंदी में बनाए हुए वीडियो कोर्सेज हैं, कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक कोर्स उठा लो, पढ़ो और मुझे बताओ फिर कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। लस्सी पियेंगे अब।